नमस्कार, मैं मनीषा खटाटे हूँ। मेरे YouTube चैनल में मैं सबका अभिवादन करती हूँ। वीडियो बुक कहानी 2050 की आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। आज एक बड़ा संयोग है कि हमारे गुरु महाअवतार बाबा जी और मेरा जन्मदिन है। बाबा जी के आशीर्वाद से ही हमारा यह कार्य प्रेरित है। तो सुनते हैं मेरा वीडियो बुक कहानी 2050 की भाग दूसरा। कहानी 2050 की समय यात्रा और आइंस्टाइन से वार्तालाप। रोबोट M52 की इमेज प्रोग्रामिंग के बाद फिर से M51 ने अपना काम संभाला। ध्वनि तरंगे भी मनुष्य की चेतना को रूपांतरित कर सकती है। संपूर्ण ब्रह्मांड चेतना और ध्वनि तरंगों का आविष्कार मात्र है। मनुष्य की चेतना को ब्रह्मांड के साथ अनुभव करना ही मनुष्य के जीवन का एकमात्र लक्ष्य होता है। परंतु मनुष्य की व्यथा यह है कि ब्रह्मांड के नियमों के मायाजाल से अधीन होने के कारण इस सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि को वो पा नहीं सकता। माया की संकल्पना को हमें नए परिप्रेक्ष्य में समझना चाहिए। M51 रोबोट ने सारी रात अजीश को संगीत सुनाया। संगीत की लहरों ने अजीश के अवचेतन मन को जागृत कर दिया। M51 ने अल्फा वेव्स निर्माण करने के लिए संगीत का सृजन किया था। इसीलिए यह संगीत अजीश को अल्फा स्टेट में लेके गया। वह एक गहरी नींद की अवस्था है। हम उसे ध्यान की दिव्याकाशमय अवस्था कह सकते हैं। इस अवस्था में मन की विचार तथा तार्किक अवस्था समाप्त हो जाती है। सारे तनाव दूर हो जाते हैं और मन शांत हो जाता है। इस अवस्था में हमारा मन सृजनशील रहता है। इस अवस्था में अजीश ने अनुभव किया कि उसका शरीर, मन और आत्मा एक प्रकाशमय ऊर्जा का हिस्सा है। अल्फा तरंगे निर्माण करने वाला संगीत भी मनुष्य का जीवन रूपांतरित कर सकता है। हमारे मन को सकारात्मक रूप से प्रभावशाली बनाता है। संगीत के बिना जीवन सिर्फ और सिर्फ एक गलती हो सकता है। अजीश एक चेतन अवस्था में पहुंच गया था। उसने अनुभव किया कि वह एक प्रकाश की तेज से चलने वाली रेलगाड़ी से धरती की यात्रा पर चल पड़ा है। उसकी यह परिक्रमा 1 घंटे में खत्म हो गई। परंतु जिस स्टेशन से उसने यात्रा आरंभ की थी, वापस वह उसी स्टेशन पर लौट आया था। उस स्टेशन पर पहुंचा तो उसने देखा कि उसका मित्र उसे लेने आया है, मगर वह देखकर आश्चर्य से डगमगा गया, क्योंकि उसके मित्र की उम्र 100 साल की हो गई थी। अजीश के लिए यह यात्रा 1 घंटे की थी, मगर उसके मित्र के लिए 100 साल के बराबर हो गई। अजीश जिस यात्रा पर निकल पड़ा था उसे टाइम ट्रैवलिंग कहते हैं। यह एक समय यात्रा है। इस समय यात्रा में हम वर्तमान, भूत तथा भविष्य में यात्रा कर सकते हैं। हम सब मनुष्य स्पेस और टाइम के अंतर्गत रहते हैं। अवकाश और समय में नियत होने वाले परिणाम तथा नियमों के तहत हमारा व्यवहार नियंत्रित होता है। जन्म और मृत्यु भी इस महाकाल के अधीन है। कर्मों के बंधन भी अवकाश और समय से मुक्त नहीं है, परंतु जीवात्मा कर्म के बंधन से मुक्त हो सकता है। यह मनुष्य जीव ही ब्रह्मांड और ईश्वर को समझने का सामर्थ्य रखता है। यह एक अलग ही आयाम है। इस आयाम की क्षमता तक हम सामान्य मनुष्य भी पहुंच सकते हैं। आजीश जिस प्रकाश पुंज के साथ यात्रा पर निकला था, वह एक जगह आकर रुक गई। नीली आभा सर्वत्र फैल चुकी थी।
उसी नीली आभा के केंद्र से कुछ श्वेत किरणें भी प्रकट हो रही थी। उस किरणों में से एक चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। उसके बाल लंबे और बिखरे हुए थे। चेहरे पर तनाव नजर आ रहा था, लेकिन आंखों में बालक जैसी मासूमियत और ज्ञान की गहराई अनुभव हो रही थी। उस मुखमंडल को देखकर अजीश ने तुरंत पहचान लिया कि वह मिस्टर आइंस्टाइन का ऊर्जा पुंज आत्मा है। अजीश ने उनकी तरफ विनम्रता के भाव से देखा। तुम आखिर समय यात्रा में मुझ तक पहुंच ही गए, अच्छी बात है। यह बहुत ही सुखद है। मैं भी अभी तक ब्रह्मांड के ऊर्जा तत्वों से बंधा हूँ। मैंने जिस सिद्धांत को खोज लिया, उसी सिद्धांत के अनुसार मुझे भी इसी लोक में जीना पड़ रहा है। ऊर्जा ना जन्म ले सकती है, ना उसकी मृत्यु होती है, वरन वह तो सिर्फ एक अवस्था है, दूसरी अवस्था में रूपांतरित होती है। मुझे यह प्रतीत होता है कि इस आयाम की स्थिति में सत्य एक आभास मात्र है। जिस सत्य को खोजने के लिए वैज्ञानिक और योगी अपना पूरा जीवन दांव पर लगाते हैं, इस अवस्था में आने के बाद आभास ही अंतिम सत्ता होती है, ये अनुभव होता है। मिस्टर आइंस्टाइन बहुत ही गंभीरता से बोल रहे थे। 2 क्षण के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, फिर एक बार कुछ तथ्यों को मेरे सामने उजागर किया। थोड़े से दुख भरे अंदाज में उन्होंने कहा कि सारे वैज्ञानिक एक चीज के पीछे अपनी प्रतिभा खर्च करते हैं। वह यह है कि इलेक्ट्रॉन की वास्तविक या यथास्थित अवस्था क्या है, उसकी डेफिनाइट पोजीशन क्या है, और हमने क्या खोज लिया है। कुछ भी नहीं। हमने एक काले शून्य को ढूंढ लिया है और हम सभी इलेक्ट्रॉन को शक्यताओं के जगत में ढूंढ रहे हैं। सर्व क्षण मात्र है, सर्व अनिश्चित है और सर्व नेति नेति के सूत्र में बंधे हैं। मिस्टर आइंस्टाइन ने मेरे सामने एक नई समस्या खड़ी कर दी। मुझे वैज्ञानिक तथ्यों पर वेद उपनिषद समझने के लिए बाध्य कर दिया। अजीश इस तथ्य तक पहुंच गया कि हम सभी जीव 2 जगत में जी रहे हैं। यह एक द्वंद्वात्मक सत्य है। हम 2 हैं, लेकिन यह 2 एक के साथ बाध्य है। और विडंबना यह है कि हम दोनों भी जगत में अभिन्न अंग है। आगे मिस्टर आइंस्टाइन ने अजीश को अवगत कराया, इस समय सूरज नष्ट हो जाता है तो हमें 2 साल के बाद पता चलेगा कि हमने जो सूरज देखा है वह 2 साल पहले ही नष्ट हो चुका है, क्योंकि जब सूरज नष्ट हो रहा था उस क्षण जो प्रकाश किरणें सूरज से यात्रा करेगी उसको धरती पर अवतरित होने में को 2 साल लगेंगे। सत्य के इस आयाम को समझने के लिए सापेक्षता के तथ्यों को नकारा नहीं जा सकता। मिस्टर आइंस्टाइन के आत्मगत प्रकाश पुंज की अनुभूति अजीश को ईश्वर के स्वरूप जैसे प्रतीत होने लगी। ईश्वर का अनुभव भी ऐसा ही बृहद प्रकाश जैसा होता होगा, यह मन ही मन अजीश सोच रहा था। अजीश ने ऊपर की तरफ आंखें घुमाई और उसको वह प्रकाश उपस्थित हुआ है ऐसा प्रतीत हो गया। उस प्रकाश पुंज की तरफ इशारा करते हुए उसने आह्वान किया कि हे ईश्वर, तुम मुझे ऐसी वस्तु बनाकर दिखाओ उसे कोई शक्ति हिला नहीं सकती। इसको तुम भी हिला नहीं सकोगे। अगर तुमने इसको हिलाकर दिखाया तो तुम्हारा अस्तित्व भी संदिग्ध हो जाएगा। यह सुनकर ईश्वर एक अजीब सोच में डूब गया और दूसरी तरफ मिस्टर आइंस्टाइन शायद पहली बार खिलखिलाकर हंस रहे होंगे। 2 साल के बाद मिस्टर आइंस्टाइन ने अजीश को
सुबह के करीब 5 बज रहे थे। भोर हो रही थी। सूरज अपनी बाल्य अवस्था में था। वह बहुत ही सुंदर लग रहा था। अजीश की चेतना समय यात्रा से वापस लौटी थी। वह आंखें मूंदे एक गहरी नींद से जाग रहा था। रोबोट M51 एक मुस्कुराहट के साथ अजीश को गुड मॉर्निंग कह रहा था। निद्रा से जागने के बाद अजीश उत्साह से ओतप्रोत था। सच्चिद आनंद की अवस्था को उसने पा लिया था। वह घर के बाहर आ गया। दुनिया उसे अलग ही लग रही थी। घर के सामने जो पीपल का वृक्ष था वह सिर्फ एक ऊर्जा पुंज का आभास कर रहा था। वह ऊर्जा के तरंगों का भी अनुभव कर रहा था। समुद्र की लहरें भी उस ऊर्जा में समाहित हो रही थी। मानो सारा अस्तित्व उस ऊर्जा में नजर आ रहा था। अजीश अजीश नहीं था। वृक्ष भी नहीं था। दो तरह के ऊर्जा स्थल एक दूसरे के अस्तित्व में स्वयं का दर्शन कर रहे थे। जहाँ पर आकाश खत्म हो रहा था वहाँ सूरज आंखों में रोशनी लिए सृष्टि को निहार रहा था और जगत आज भी निशब्द है। धन्यवाद।